गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण का महत्व तथा व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास जानेंगे। व्याकरण व्याक्रियन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते अलग अलग किए जाते हैं, शब्द अनेन इससे, इति ऐसा व्याकरण, अर्थात जिसकी सहायता से शब्दों के अलग अलग भागों का पूर्ण विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का महत्व, व्याकरण का क्या महत्व है ये भी जानना बहुत जरूरी है। मानव जीवन में व्याकरण का सर्वाधिक महत्व है। व्याकरण के ज्ञान से मनुष्य शब्दों का शुद्ध उच्चारण सीखता है, प्रकृति एवं प्रत्यय का ज्ञान अर्जित करता है। प्रकृति अर्थात धातु एवं प्रत्यय, प्रत्ययों के द्वारा शब्दों का निर्माण करना आता है। कैसे निर्माण किया जाता है शब्द, इसका ज्ञान होता है। शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध का ठीक ठीक बोध कराता है। इतना ही नहीं, व्याकरण शब्द संस्कार के द्वारा मन को संस्कृत और परिशुद्ध करता है। शब्द ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान कराता है। इसीलिए प्राचीन काल से व्याकरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता रहा है। कहा गया है, यद्यपि बहुनाधीशे तथा पठपुत्र व्याकरणम्। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम् स्वजनः स्वजनो महाभूत सकलम शकलम सकृत शकृत। पिता पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीशे, बहुत नहीं पढ़े हो, फिर भी थोड़ा व्याकरण अवश्य पढ़ लो। जिससे सा और शा का अंतर ज्ञात रहे। फिर से बच्चों एक बार दोहराती हूँ मैं इस अर्थ को। हे पुत्र, यद्यपि बहुनाधीशे, बहुनाधीशे, बहुत नहीं पढ़े हो, बहुत ना नहीं अधिशे पढ़े हो, तथापि फिर भी पढ़ो व्याकरण पढ़ो। जिससे सा और शा का अंतर ज्ञात रहे। सा का शा
बोल देने से स्वजन अपने परिवार का व्यक्ति का स्वजन कुत्ता अर्थ हो जाता है। सकल संपूर्ण का शकल आधा या खंड अर्थ हो जाता है। सकृत एक बार का शकृत शौच या विष्ठा यानी मल अर्थ हो जाता है। सा और शा का उच्चारण सदैव शुद्ध करना चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब आप व्याकरण का इतिहास जानेंगे। संक्षिप्त रूप में हम आपको व्याकरण का इतिहास बतलाते हैं। व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है, उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांगवेद अतः सामवेद का मुख बताया गया है। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की ओर भारतीय विद्वानों की बुद्धि दौड़ती रही है। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रति साक्ष्यों की रचना हुई है। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त, जो निघंटु नाम से जाना जाता है, उसको प्रस्तुत किया। यास्क मुनि ने सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात को स्थापित किया है और यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 वर्ष ईसा पूर्व है। यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती आचार्यों की कृतियां आज उपलब्ध नहीं है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण है। पाणिनि का समय 500 वर्ष ईसा पूर्व और 350 वर्ष ईसा पूर्व के बीच का हो सकता है। इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी है। इसमें लगभग 4000 सूत्र हैं, जो 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। पाणिनि एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए संसार में विख्यात है। शिचेरवात्सकी के शब्दों में अष्टाध्यायी मानव मस्तिष्क की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में एक है। पाणिनि के बाद उनके सूत्रों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार कर कात्यायन ने
लगभग 4000 वार्तिकों की रचना की है। ये वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में है। इनका समय 400 ईसा पूर्व और 300 वर्ष ईसा पूर्व के बीच पड़ता है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विवेचन करते हुए महाभाष्य नामक ग्रंथ रचा है। इनका समय ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी है। पाणिनि के स्थान को दृढ़ बनाने में कात्यायन और पतंजलि का अपूर्व योगदान रहा है। फलतः पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों व्याकरण जगत में त्रिमुनि नाम से प्रसिद्ध हैं। सिद्धांत कौमुदी पाणिनि व्याकरण की सबसे अधिक प्रचलित पाठ्य पुस्तक है। सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के समस्त 3955 सूत्रों की व्याख्या आ गई है। ये तो बच्चों आपका इतिहास, व्याकरण का इतिहास रहा। इसके आगे संस्कृत वर्णमाला हम आपको बताएंगे। जो अगला अध्याय होगा। धन्यवाद बच्चों।